दोस्तों ये है रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसे काबिल और ताकतवर इंसान के जिन्होंने अकेले ही अमेरिका के साथ साथ उसके पूरे नेटो ग्रुप का मुकाबला किया। बल्कि अब तो ये भी कहा जा सकता है कि न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उस मुकाबले में इन सारे देशों को कड़ी शिकस्त भी दी। शिकस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मीडिया सोर्सेज से लगभग ये बात क्लियर हो चुकी है कि रसिया और यूक्रेन की वॉर में ऑलरेडी रसिया जीत चुका है। आने वाले दिनों में मुमकिन है कि बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि या तो यूक्रेन की फ़ौज ऑफिशियली सरेंडर कर चुकी होगी या फिर यूक्रेन के लीडर जेलेंस्की पुतिन के साथ हम लोगों को समझौते के लिए टेबल पर दिखाई देंगे, या फिर इस तरह का कोई और भी काम हो सकता है कि दरअसल ऑफिशियली इस बात का ऐलान होगा कि रसिया ये जंग जीत चुका है। मगर दोस्तों इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये जो जंग चल रही है इसकी वजह से अब एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के अंदर चर्चाओं में आ गए हैं। और चर्चाओं में आने की वजह है उनके कुछ ऐसे फैसले कि उनके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि उनके ऐसे कुछ काम कि जो इजराइल को फ़िलिस्तीन के इस जंग के तस्वीर को तो बदल ही सकते हैं बल्कि साथ ही साथ इस दुनिया के नक्शे को और इस दुनिया के राजनीति को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। एसएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग पिछले 1-2 दिन से वायरल होने वाले इन सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को देखिए। ये दरअसल कोई आम तस्वीरें नहीं हैं बल्कि वो लम्हे हैं कि जिन्होंने अमेरिका और उसके इजराइल के जैसे पक्के दोस्तों को न सिर्फ पूरी तरह से हिला रखा है बल्कि वो दर्द दिया है कि जो इन लोगों को शायद पिछले कई सालों में नहीं मिला होगा। दरअसल दोस्तों मैटर ये है कि जब रसिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो अमेरिका की तरफ से लगातार पूरी दुनिया में रसिया के ख़िलाफ़ इस तरह का माहौल तैयार किया गया था ताकि जल्द से जल्द रसिया को पूरी दुनिया में आइसोलेट किया जा सके, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसा नॉर्थ कोरिया को या फिर कुछ हद तक ईरान को किया गया था। हद तो तब हो गई कि जब व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट की निकलवा दिया गया। ये दरअसल अमेरिका का एक ऐसा मंसूबा था जिसके ज़रिए से वो पुतिन को भी बिल्कुल उसी तरह से हैंडल करना चाहता था जिस तरह से किसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन या फिर लीबिया के गद्दाफी को किया गया था। अमेरिका के इस कदम की वजह से अब व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश रसिया से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि न सिर्फ पुतिन को बल्कि पूरी दुनिया को पता था कि इस अरेस्ट वारंट की वजह से जैसे ही व्लादिमीर पुतिन दुनिया के किसी और देश में पहुंचेंगे उनको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर अमेरिका या फिर उसके सारे दोस्त देश अपने सबसे बड़े दुश्मन पुतिन के साथ क्या करते ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इतना समझिए कि यूक्रेन रसिया वॉर शुरू होने के बाद पुतिन ने सिर्फ 5-6 देशों का ही दौरा किया और वो भी वो सारे देश हैं कि किसी दौर में रसिया का ही मतलब कि यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करते थे और आज भी पुतिन के उन सारे देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मिसाल के तौर पर बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या इस तरह की और सारे देश। इनको छोड़कर पुतिन के तरफ से सिर्फ और सिर्फ 2 देशों का ही दौरा किया गया था, उनमें से एक था चाइना जबकि दूसरा था ईरान देश। अब जाहिर है ये दोनों देश तो खुद अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, इसीलिए पुतिन को पता था कि यहाँ पर जाने पर कोई खतरा नहीं है। मगर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के जंग शुरू होने के बाद जब लगभग सारे मीडिया सोर्सेज से यह बात क्लियर हो चुकी है तो रसिया पूरी तरीके से इस जंग में बढ़त हासिल कर चुका है, लगभग जीत का ऐलान होना ही बाकी है। तो अब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन भी दूसरे रंग में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ दुनिया के बाकी सारे देशों का दौरा करना भी शुरू कर दिया है बल्कि वो तो अमेरिका से बदला लेकर उसको मज़ा भी चखाना चाहते हैं। और दौरा करने के लिए व्लादिमीर पुतिन के लिस्ट में सबसे पहला नाम आया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब कि यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देश। वैसे तो ये दौरा हो रहा है ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि जब से अरेस्ट वारंट जारी हुआ था तब से किसी ऐसे देश में पुतिन पहली बार जा रहे थे। मगर हद तो तब हो गई और पूरी दुनिया के मीडिया में कोहराम तो उस वक्त मचा कि जब यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देशों से पुतिन के स्वागत के वीडियोज़ और फोटोज़ पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुए। दरअसल ये एक ऐसा स्वागत था कि जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पिछले कई सालों के इतिहास में यूएई के अंदर दुनिया के किसी भी नेता का इतना शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ नहीं था। तो अब सवाल ये है कि आखिर पुतिन का इतना बड़ा और शानदार स्वागत
क्यों किया गया, और वो भी दो ऐसे अरब देशों में कि जिनको हमेशा से ही सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिका माना जाता है। जबकि याद रहे कि आज से सिर्फ कुछ महीने पहले तक तो सिर्फ चंद देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के ज़्यादातर देश न तो खुद चाहते थे कि पुतिन उनके यहाँ पर आए, और न ही पुतिन खुद वहाँ पर जा रहे थे, क्योंकि उन सारे देशों को डर था कि अगर पुतिन यहाँ पर आएंगे तो हम नहीं जानते कि अमेरिका की तरफ से किस तरह का एक्शन होगा। फिलहाल अब जो हम लोगों को यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में जो कुछ भी नज़र आ रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली जंग। दरअसल पिछले एक लंबे वक्त से ही इन सारे अरब देशों के हुकूमतों पर इनके आम पब्लिक के तरफ से बड़ा प्रेशर पड़ता जा रहा है, और इनके लाख कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका इनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि एक वक्त पर तो ऐसा भी लगा कि अमेरिका ने इन सारे देशों को कोई वैल्यू ही नहीं दी, बल्कि वो तो इनको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। और उसी चीज़ का नतीजा था कि अरब देशों ने पहले तो चाइना से कांटेक्ट किया और बाकायदा वहाँ पर ये सारे लोग पहुँचे, मगर बाद में चाइना ने भी वो सब कुछ ना किया कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी, बल्कि वो तो बिल्कुल न्यूट्रल रहा। इसीलिए अब फाइनली रसिया से अरब देशों के नज़दीकियाँ बढ़ रही है और रसिया के साथ अरब देश हाथ मिला रहे हैं। और इस तरह का स्वागत करके तो उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल को बड़ा इशारा दिया है। और तो और व्लादिमीर पुतिन जब यूएई के लीडर के साथ बैठे तो उन्होंने टेबल पर मीडिया के सामने ये बात भी क्लियर कर दी कि जिनको चंद बड़े मुद्दों के ऊपर हम लोगों की बातचीत होने वाली है उसमें से एक मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों अरब देशों के दौरे के फ़ौरन बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ईरान को भी होस्ट किया जा रहा है। मतलब ईरान के लीडर रसिया पहुंचेंगे और वहां पर इन लोगों के बीच बातचीत होगी। यही वजह है कि जियोपॉलिटिक्स के समझ रखने वाले लोगों का अब यही मानना है कि हो ना हो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ ज़रूर चल रहा है। मिडल ईस्ट और रसिया के बीच अंदर ही अंदर कुछ न कुछ ज़रूर पक रहा है, जो अमेरिका और स्पेशली इजराइल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि कुछ वक्त पहले तो रसिया की तरफ से इजराइल को एक ऐसी वार्निंग दे दी गई थी कि जिसकी वजह से काफ़ी हलचल मच गई थी, और वो वार्निंग थी सीरिया से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी तब इजराइल के ख़िलाफ़ और भी कई तरफ से फ्रंट खुल गए थे, जिसमें से एक तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ से था, एक यमन में मौजूद हूतीज़ की तरफ से था, जबकि एक फ्रंट सीरिया और इराक के इलाके में मौजूद उन लड़ाकों की तरफ से भी था कि जिनको ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। मगर सीरिया और इराक में मौजूद इन लड़ाकों ने इजराइल को डायरेक्ट टारगेट करने की बजाय उन सारे बेसिस को टारगेट करना शुरू किया कि जो अमेरिका के सीरिया या फिर इराक के इलाके में मौजूद है। इन लोगों के तरफ से बिल्कुल शुरुआत से ही लगातार एक के बाद एक अमेरिका के बेसिस के ऊपर कई अटैक किए गए, मगर अमेरिका ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स किया ही नहीं। अगर किया भी तो वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने अपना बोझ भरम बचाने के लिए, मिसाल के तौर पे 100 में से बिल्कुल 5%। हालांकि दोस्तों, इजराइल के तरफ से शुरुआती दिनों में सीरिया और इस तरह के इलाकों में एयर स्ट्राइक्स वगैरह देखी गई थी, लेकिन अमेरिका न सिर्फ खुद खामोश रहा बल्कि बार बार उसने इजराइल को कंट्रोल करने की कोशिश की और ये सलाह दी कि वो इन सारी चीज़ों को देखता रहे, इन इलाकों में बिल्कुल भी कार्रवाई करने के बारे में सोचे भी ना। और अमेरिका ये जो इस तरह से बिल्कुल खामोश बैठा था, ये सिर्फ और सिर्फ रसिया की वजह से, क्योंकि रसिया के भी सीरिया जैसे सारे इलाकों में बेसिस मौजूद है। अमेरिका और रसिया जैसे देशों के इन सारे इलाकों में बेसिस क्या कर रहे हैं, अगर ये जानना है तो ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल जिस तरह से किसी दौर में इराक और लीबिया जैसे देशों में हुकूमतों का तख्ता पलट किया गया है, बिल्कुल इसी तरह से ही किसी दौर में सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि बशर अल असद, उनकी हुकूमत का भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। बल्कि काफ़ी हद तक अमेरिका और उसके साथ ही इस चीज़ में कामयाब हो भी गए थे। अमेरिकन फ़ौज की मदद से सीरिया के जो बागी थे उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ असद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और बढ़त बनाना शुरू कर दी। लगभग बशर अल असद की सीरिया से गवर्नमेंट जाने ही वाली थी, मगर आखिरी वक्त में इस जंग में एंट्री हुई रसिया की, और रसिया के इस जंग में कूदते ही जंग की तस्वीर बदलना शुरू हो गई।
बशर अल असद की गवर्नमेंट की फ़ौज थी, अब उसने न सिर्फ अपने पुराने सारे इलाकों को वापस लेना शुरू किया और बल्कि अपने आप को काफ़ी हद तक स्टेबल भी कर लिया। और तब से लेकर आज तक लगातार सीरिया में जो बशर अल असद की गवर्नमेंट बनी हुई है, उसके पीछे कहीं न कहीं रसिया का और कुछ हद तक ईरान का ही हाथ है। सीरिया में जंगबंदी तो एक लंबे वक्त तक पहले हो चुकी है, मगर अमेरिका और रसिया के वो फ़ौज के जो इस जंग में लड़ रही थी, उनके बेसिस आज भी वहाँ पर मौजूद है। और यही वो चीज़ है कि जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के इस जंग में अमेरिका को सबसे ज़्यादा डरा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका के शुरू से ही ये कोशिश है कि किसी भी तरह से ये जंग ज़्यादा ना फैले और ये एक रीजनल वॉर में ना बदल जाए, तो वहीं दूसरी तरफ हमास या इस तरह के इसके जितने भी साथी ग्रुप हैं, उनके ये कोशिश है कि किसी तरह से ये जंग ये कि रीजनल वॉर में बदल जाए। ईरान देश जो इजराइल के ख़िलाफ़ इस जंग में खुलकर नहीं कूद रहा है, उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि क्योंकि ईरान को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस जंग में कूदने के बाद मैं अकेला रह जाऊं, क्योंकि जाहिर है अगर ईरान कूदेगा तो अमेरिका और उसके साथी तो इजराइल के तरफ से कूद ही जाएंगे, लेकिन अगर ईरान के तरफ से कोई भी नहीं आया तो ईरान का हारना तय हो जाएगा। मगर अगर ये जंग दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच डिवाइड हो जाए और इन लोगों के बीच रसिया आकर खड़ा हो जाए, तो जाहिर है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसका पलड़ा भारी होगा। जिस धमकी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वो धमकी भी दरअसल रसिया की तरफ से इसी चीज़ से रिलेटेड दी गई थी। जब इजराइल के तरफ से सीरिया के इलाके में कुछ एयर स्ट्राइक्स वगैरह की गई थी, तो रसिया के तरफ से धमकी देते हुए ये कहा गया था कि इजराइल ये जो कुछ भी कर रहा है वो उसके लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि जो सीरिया है वो हमारा एलाय है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है। और इजराइल के सीरिया पर इस तरह से एयर स्ट्राइक्स करने से ये जंग एक रीजनल वॉर में बदल सकती है। तो दोस्तों, इस बात में कोई तो शक नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन और मिडल ईस्ट के देशों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, ये मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में रहेगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।